आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट को हमने थोड़ा सा कल ही जान लिया था। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के तरफ लोगों को आकर्षित करना, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करना ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करे, उसे हम लोग रिक्रूटमेंट कहते हैं। आज हम रिक्रूटमेंट को और डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन ये कहता है कि रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ पब्लिसाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब vacancies in the organization and inducing the prospective candidates to offer themselves for appointment in the organization। तो ये डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन ये कहता है कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है पब्लिक में अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब वैकेंसीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक में देना, जिससे कि जो कैंडिडेट्स हैं वो इंड्यूस हो सके, वो प्रोवोक हो सके ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके जॉब के लिए अप्लाई करें। सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस इन विच वी मेक आवर जॉब वैकेंसीज इन द public domain so that people from outside apply for the job vacancies। मतलब जो नौकरी खाली है उसके लिए एप्लीकेशन लेने के लिए जब हम पब्लिक में अपना इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसे हम लोग रिक्रूटमेंट बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका सिंपल मतलब होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज के लिए सर्च करें और उनको जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए राजी करें। सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अपने जॉब वैकेंसीज को भर्ती करने के लिए हम जो कोशिश करते हैं लोगों को उसमें भरने के लिए, उसी को हम लोग रिक्रूटमेंट बोलते हैं। अब रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कहाँ से रिक्रूटमेंट होता है? रिक्रूटमेंट के बेसिकली दो टाइप के सोर्स होते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है वो सोर्सेज जो कि एक कंपनी खुद से ही अपने अंदर से ही ले आती है, और एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब होता है जब वो अपने कंपनी के बाहर से कुछ सोर्सेज के द्वारा लाती है लोगों को, तो उसे हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेज बोलते हैं। सो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में पहला आता है प्रमोशंस। द प्रमोशन पॉलिसी इज फॉलोड एज अ मोटिवेशनल टेक्निक फॉर द एम्प्लॉइज हु वर्क हार्ड एंड शो गुड परफॉर्मेंस। प्रमोशन रिजल्ट्स इन एनहांसमेंट्स इन पे, पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन of the promotion policy is that the terms, conditions, rules and regulations should be well defined। तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है ये हम जानते हैं कि जब कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, उसका बहुत अच्छा आउटपुट होता है बिजनेस फर्म के लिए, तो उसको उसके प्रेजेंट पोजीशन से एक हायर पोजीशन पे प्रमोट किया जाता है, तो उसी को हम लोग प्रमोशन बोलते हैं। मतलब उसका जो पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, उसी को हम लोग प्रमोशन बोलते हैं। सो प्रमोशन से भी रिक्रूटमेंट होता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम लोग बेसिकली करते क्या है, हम लोगों को भर्ती करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो रिक्रूटमेंट में क्योंकि हम भर्ती करते हैं, जो कि प्रमोशन के द्वारा भी होता है कि जो लोग पहले लो पोस्ट पे काम कर रहे थे अब वो लोग हाई पोस्ट पे काम करेंगे, तो इसकी वजह से प्रमोशन भी एक रिक्रूटमेंट के तरीके की तरह सामने आता है। प्रमोशन में भी लोग लोअर पोस्ट से हाई पोस्ट में जाते हैं, जो कि एक टाइप का रिक्रूटमेंट ही है। फिर इसके बाद आता है रिटायरमेंट्स। द रिटायर्ड एम्प्लॉइज में बी गिवन द एक्सटेंशन इन दैट सर्विस इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट। अब कभी कभी क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर कर गए लोग रहते हैं, जिनका रिटायरमेंट आने वाला है, उनको भी एक एक्सटेंशन पीरियड दे दिया जाता है कि अभी आप रिटायर मत कीजिए, अभी आप 1 साल 2 साल या फिर जो भी समय उसमें दिया रहता है वो दे दिया जाता है, तो आप इस समय के लिए काम कीजिए। ये तब किया जाता है जब उतने सारे सूटेबल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं या फिर फर्म उस मूड में नहीं होती है कि वो अभी ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में लोगों को रिक्रूट कर सके। तो उस टाइम पे जो पहले से ही लोग हैं उनका ही रिटायरमेंट को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, जिनसे कि वो जो वेकेंट पोजीशंस जो कि होने वाले थे वो ना हो।
सो रिटायरमेंट भी एक सोर्स है रिक्रूटमेंट का, लेकिन ये एक इंटरनल सोर्स है। फिर इसके बाद आता है फॉर्मर एम्प्लॉयज। फॉर्मर एम्प्लॉयज का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज एक टाइम पे काम करते थे और अब काम नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो फॉर्मर एम्प्लॉयज हु हैड परफॉर्म्ड वेल ड्यूरिंग दैट टेन्योर मे बी कॉल्ड बैक एंड हायर वेजेस एंड इंसेंटिव्स कैन बी पेड टू देम। तो जो फॉर्मर एम्प्लॉयज थे, मतलब जो पहले काम करते थे लेकिन अब छोड़ के चले गए हैं, उनको भी दोबारा से वापस बुलाया जाता है और उनको पहले के मुकाबले ज्यादा सैलरी दी जाती है और इंसेंटिव दी जाती है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें। सो फॉर्मर एम्प्लॉयज जो कि पहले बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, उनको भी वापस बुला लिया जाता है। ये भी एक तरीके से रिक्रूटमेंट है, ये भी एक तरीके से अपने फॉर्म में लोगों को भर्ती करना हुआ, क्योंकि जो लोग छोड़ के चले गए हैं उन्हीं लोगों को वापस हम लोग इसमें भर्ती कर रहे हैं। फिर इसके बाद आता है ट्रांसफर। एम्प्लॉयज में बी ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर वेर एवर द पोस्ट बिकम्स वैकेंट। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट में अच्छे खासे लोग होते हैं, जबकि दूसरा डिपार्टमेंट में कुछ खाली पड़ जाता है सीट्स। तो जब सीट खाली पड़ जाता है तो एक डिपार्टमेंट से लोगों को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, एंड ये भी एक रिक्रूटमेंट का ही तरीका है। इसमें भी हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को भर्ती कर रहे हैं। ट्रांसफर के जरिए भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं। इसमें भी हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लोगों को भेजते हैं जब एक डिपार्टमेंट में जगह खाली हो जाता है। फिर इसके बाद है इंटरनल एडवर्टाइजमेंट। द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मे बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप द वेकेंट जॉब्स एज दे आर वर्किंग इन द कंपनी सिंस लॉन्ग टाइम। दे नो अबाउट द स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेकेंट जॉब। फॉर देयर बेनिफिट द एडवर्टाइजमेंट विद इन द कंपनी इज सर्कुलेटेड सो दैट द एम्प्लॉयज विल बी इंटीमेटेड। अब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सालों से काम करते हैं, तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होता है, उन्हें मालूम होता है कि किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। तो जब जॉब वैकेंसीज निकलते हैं तो इंटरनल सोर्स के थ्रू अगर हमें लाना पड़े जॉब वैकेंसीज को फुल करने के लिए आदमी, तो वो हम इंटरनल एडवर्टाइजमेंट करके भी ला सकते हैं। मतलब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही एडवर्टाइजमेंट लगा देंगे कि ये पोस्ट अभी खाली है, इस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम बाहर से जैसे आदमी लाते हैं हम वैसे अंदर से ही आदमी लाएंगे, तो इसको हम लोग इंटरनल एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। मतलब जब अंदर में लोग जो कि उसमें काम कर रहे हैं उनके बीच में ही एडवर्टाइजमेंट कर दिया जाता है कि लोग जो हैं वो आके अप्लाई करें वेरियस जॉब पोजीशंस के लिए, तो उनको हम लोग इंटरनल एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि अब बाहर से किस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो पहला है फ्रेश एडवर्टाइजमेंट। अ वाइड चॉइस फॉर सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट इज अवेलेबल थ्रू दिस सोर्स। इट गिव्स पब्लिसिटी टू द वेकेंट पोस्ट्स एंड द डिटेल्स अबाउट द जॉब इन द फॉर्म ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर मेड टू पब्लिक इन जनरल। अब फ्रेश एडवर्टाइजमेंट हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग मीडिया में एडवर्टाइज करते हैं कि ये कंपनी में ये पोस्ट खाली, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा समझाने वाला है नहीं। जब हम लोग मीडिया में एडवर्टाइज करते हैं कि आप आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, तो वो एक एक्सटर्नल सोर्स होता है एंड उसका नाम हम लोग फ्रेश एडवर्टाइजमेंट की तरह जानते हैं। सो व्हाट इज फ्रेश एडवर्टाइजमेंट? जब बाहर में एडवर्टाइजमेंट किया जाए ताकि लोग अप्लाई करें जॉब के लिए, तो उसको हम लोग फ्रेश एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। फिर होता है कैंपस इंटरव्यूज। इट इज द बेस्ट पॉसिबल मेथड फॉर कंपनीज टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इट इज easy and economical. The company officials personally visit various institutes and select students eligible for a particular post through interviews. Students get a good opportunity to prove themselves and get selected for a good job. हम जानते हैं कि जब कैंपस होता है कॉलेज का, जब कॉलेज आपका लास्ट ईयर में होते हैं आप, तो उस टाइम पे वेरियस कंपनी से लोग आते हैं आपको नौकरी देने के लिए। तो वो जो वेरियस कंपनी से जो कि लोग आते हैं नौकरी देने के लिए, इसी को हम लोग कैंपस इंटरव्यू बोलते हैं। मतलब जब किसी यूनिवर्सिटी के या फिर जब किसी कॉलेज के कैंपस में से जब लोगों को उठाया जाता है, उस वहाँ पे से जब स्टूडेंट्स को उठाया जाता है काम करने के लिए, तो उसको हम लोग कैंपस इंटरव्यू बोलते हैं। तो ये भी एक सोर्स है जहाँ पे हम किसी कॉलेज के कैंपस में जाके अपने लोगों को सिलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद आता है प्लेसमेंट एजेंसीज। अ डेटा बैंक ऑफ कैंडिडेट्स इज सेंट टू ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर सिलेक्शन पर्पस एंड एजेंसीज गेट कमीशंस इन रिटर्न। अब कुछ एजेंसीज होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट का काम करते हैं। उन लोगों के पास बहुत सारा डाटा रहता है कि इतने आदमी हैं जो कि नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनका ये
क्वालिफिकेशन है, ये इसमें स्किल्ड है, आपको कौन सा चाहिए। तो ये भी एक तरीका है रिक्रूटमेंट करने का, जिसमें एजेंसीज जो है वो लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन जितना भी उसमें से आदमी को चूज करती है उसके बदले में कमीशन मिलता है उस ऑर्गेनाइजेशन को। फिर इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पीपल रजिस्टर्ड देमसेल्व्स विद गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस विद देयर पर्सनल डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वेस्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर इंटरव्यूज। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टैब्लिश्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं वहां पे अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरे अंदर में ये स्किल्स है, एंड वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रहती है। अब गवर्नमेंट के उस ऑर्गेनाइजेशंस में से बार बार ये सब इंफॉर्मेशन कंपनीज को दिया जाता है एंड कंपनीज उसके हिसाब से अपने लोगों को चूज करती है। तो ये भी एक सोर्स है रिक्रूटमेंट का, जो कि सिमिलर है एज टू प्लेसमेंट एजेंसी, लेकिन वहां पे एक एजेंसी होती है जो कि इंफॉर्मेशन देती है, जबकि यहाँ पे पूरा गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद आता है वॉक इन इंटरव्यूज। दीज इंटरव्यूज आर डिक्लेयर्ड बाय कंपनीज ऑन द स्पेसिफिक डे एंड टाइम कंडक्टेड फॉर सिलेक्शन। अब कभी कभी कंपनी क्या करती है कि बोल देती है कि हाँ इस तारीख को हम अपने इन जॉब्स के लिए इंटरव्यूज लेंगे, जिनको आना है वो आ सकते हैं। तो ये भी एक सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का। फिर है ई रिक्रूटमेंट। वेरियस साइट्स सच एज jobs.com, naukri.com and monster.com are the available electronic sites on which candidates upload their resume and seek jobs। अब क्योंकि सब चीज डिजिटल हो रहा है तो इस डिजिटाइजेशन के युग में जॉब्स भी अब डिजिटली ही मिल रहे हैं। अभी क्या होता है कि जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, वैसे ही उनको अब जॉब्स के लिए भी काम लाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि कुछ वेबसाइट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के बीच में एक लिंक की तरह सर्व करते हैं। जो एम्प्लॉई होता है वो जाके उस वेबसाइट पे अपना सारा इंफॉर्मेशन दे देता है, अपना सारा स्किल्स बोल देता है कि वो किस चीज में माहिर है, एंड वो इंफॉर्मेशन जाता है कंपनी के पास जिसको नौकरी पे आदमी को रखना है। अब वो कंपनी उसका रिज्यूमे, उसका सब इंफॉर्मेशन देखती है एंड उसके बाद अगर उसका मन होता है तो वो उसको सिलेक्ट करती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ई रिक्रूटमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट। फिर इसके बाद आता है कंपटीटर्स। बाय ऑफरिंग बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स try to get the employees working in the competitors organization। अब कंपटीटर के ऑर्गेनाइजेशन से भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं। अब ये कैसे होता है इसको समझिए। हम अगर अपने कंपटीटर को बहुत अच्छे से जांचे परखे तो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चल सकता है। तो कुछ बिजनेस कंपनीज यही करती हैं कि अपने एम्प्लॉइज पे तो जैसे वो लोग ध्यान रखती हैं वैसे तो रखती ही हैं, लेकिन वो दूसरे कंपनी के एम्प्लॉइज पे भी अपना ध्यान रखती है एंड कभी कभार फोन पे या फिर पर्सनली ईमेल के द्वारा उनसे कॉन्टैक्ट करती है, बोलती है कि तुम उस कंपनी में इतना पैसा अर्न कर रहे हो, तुम मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसा दूंगा, मैं तुम्हें उससे ज्यादा फैसिलिटी दूंगा। तो ये कंपटीटर से रिक्रूटमेंट करना हुआ कि कंपटीटर्स जो कि हमारे हैं उनसे हम रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं, कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं हम उनमें से लोगों को ले रहे हैं। तो इसी को हम लोग कंपटीटर्स के थ्रू रिक्रूटमेंट बोलते हैं। मतलब जब कंपटीटर में कोई आदमी काम कर रहा है एंड हम उससे बेटर जॉब पोजीशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में दे के उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करवाते हैं, तो इसे हम लोग कंपटीटर्स रिक्रूटमेंट बोलते हैं। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।